हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत की विदेश नीति की चर्चा अपने इस लेक्चर में करेंगे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और तब से लेकर आज तक भारत को एक विशेष स्थिति प्राप्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हम भारत की विदेश नीति को देते हैं। विदेश नीति की हम बात करें, सबसे पहले हमें लेना होगा विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं। तो इसमें पहला हम ले रहे हैं भौगोलिक तत्व, कि जैसे पिछली क्लास में हमने अमेरिका पर चर्चा करी थी, आज हम भारत की चर्चा करते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, भारत एक तरफ चीन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ इसके बाउंड्रीज पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, नेपाल से है, श्रीलंका से है। तो भारत की जो परिस्थितियां हैं कि वो एक संवेदनशील उसकी स्थिति है। कुछ तरफ उसके जो दोनों तरफ उसके जो है वो शत्रु राज्य हैं, और जो पड़ोसी राज्य भी हैं उनके चूंकि दूसरे राज्य से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, उनके संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति जो है उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। दूसरा हम लेते हैं गुटबंदी। अगर भारत की स्वतंत्रता के समय देखें, ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात की स्थिति है, जब विश्व दो गुटों में बंटना शुरू हो गया था। एक तरफ था साम्यवादी गुट और दूसरी तरफ था पूंजीवादी गुट, यानी कि अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच में जो तनाव की स्थिति थी और शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उस टाइम पर भारत ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया ही था, और भारत अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत सजग था। उसके मन में कई आशंकाएं थी कि यदि हम किसी एक गुट में शामिल हो गए तो दूसरा गुट हमारा विरोधी हो सकता है। तो इस कारण जो उस टाइम की परिस्थितियां थी, उसने भारत को एक तरीके से प्रेरित किया कि वो कुछ ऐसी नीति अपनाए जिससे कि वो किसी एक गुट में शामिल ना हो, बल्कि दोनों गुटों के साथ मित्रता रख सके। तीसरा तत्व देखें तो भारत की जो विदेश नीति है उस पर भारत में इतिहास का जो विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। विचारधारा में अगर हम कहें तो गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा का प्रभाव रहा है। हमारा जो इतिहास है वो सहिष्णुता, शांति प्रियता, ये सारी, इसके अलावा समाजवाद, तो ये हमने कुछ ऐसी विचारधाराएं, लोकतंत्र के प्रति हमारा जो प्रेम रहा है, इन सारी विचारधाराओं का प्रभाव हमें भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तत्व, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात हमारी आर्थिक दशा कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम दूसरे संपन्न राज्यों से आर्थिक सहायता प्रदान करें, तकनीक का ज्ञान लें, विज्ञान की नई नई चीजों का हमें जानकारी सहज हो। तो इसलिए भी भारत ने अपनी विदेश नीति ऐसी रखी कि उसे मैक्सिमम कंट्रीज जो कि उस टाइम पर विकसित थी उनसे वो सहयोग प्राप्त कर सके। इसलिए भारत ने अपनी सदैव ही सकारात्मक, मित्रतापूर्ण, शांति प्रियता की उसने विदेश नीति को अपनाया है। फिर सैनिक तत्व, अगेन आर्थिक तत्व की तरह ही भारत सैनिक रूप से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो किसी युद्ध की स्थिति को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस कारण भी भारत ने शुरू से ही मित्रतापूर्ण व्यवहार सभी राज्यों से रखने की कोशिश करी है। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व अगर हम देखें, शुरुआत में जो भारत के विदेश नीति की जो नींव डली है उसमें बहुत कुछ श्रेय पंडित नेहरू को दिया जाता है, और उनका जो गुटनिरपेक्ष नीति का जो उन्होंने एक लीडरशिप का रोल निभाया, उन्होंने जो अहिंसा की जो बातें गांधी जी के सानिध्य में जो उन्होंने सीखी, वो भारत की विदेश नीति में भी उसको उन्होंने शामिल किया। कई बार आलोचक आज की तारीख में उनकी आलोचना करते हैं कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट बना है तो नेहरू जी की नीतियों के कारण बना है। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और 3 कार्यकाल तक उन्होंने भारत की विदेशों में जो एक सुदृढ़ स्थिति करी, भारत को एक नई पहचान दिलाई। भले वो उस टाइम पर उतना विकसित राज्य नहीं था, विकासशील राज्य ही था, लेकिन विश्व राजनीति में भारत को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है एक विशेष स्थान मिलना शुरुआत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू का व्यक्तित्व भी भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व रहा है। फिर राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रहित से संचालित होती है। जब राष्ट्रहित के कारण ही पहले हम निर्गुट रहे, उस गुट निरपेक्षता के बावजूद हमारा सोवियत संघ के प्रति एक हल्का सा झुकाव हमारे शुरुआत के इतिहास में देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रहित उस टाइम
सोवियत संघ से प्रभावित हो रहा था। सोवियत संघ न केवल हमें विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हमारी सहायता कर रहा था, बल्कि चीन के युद्ध में भी जब भारत बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ा झटका लगा था, उस टाइम पर भी सोवियत संघ ने जो हमारी मदद करी। और उस टाइम पर पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा नजदीक था और भारत और अमेरिका के संबंध इतने प्रगाढ़ उस वक्त नहीं थे। तो राष्ट्रहित को देखते हुए ही हम अपनी विदेश नीति को भी परिवर्तित करते रहते हैं। 1990 के बाद जब सोवियत संघ विघटित हो गया और रूस रह गया और रूस स्वयं अपनी उसकी जो सुदृढ़ स्थिति थी उससे को पुनः पाने की प्रक्रिया में मशगूल था, उस टाइम पर भारत ने अपने अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारते हुए आज हम कहते हैं कि अमेरिका और भारत बहुत ही नजदीकी उनके संबंध हैं। तो इस तरीके से देखें तो राष्ट्रहित के आधार पर ही हमारी विदेश नीति भी प्रभावित होती है। ऐतिहासिक परंपराएं जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे बौद्ध धर्म के रूप में देखें, जैन धर्म के रूप में देखें, मुगल काल में देखें, तो सैनिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, शांति प्रियता, ये सारी चीजें हमें इतिहास से मिली हैं और ये हमने अपने विदेश नीति में भी शामिल किया है। फिर लास्ट है आंतरिक शक्तियां व दबाव समूहों का प्रभाव। जब जब राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं तब तब हमारी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तो इसका एक एग्जांपल अगर अपन देखें तो तमिल समस्या के कारण भारत ने श्रीलंका के साथ उसके संबंधों को एक नया रूप दिया। तो जब भी पाकिस्तान के साथ भी अगर हम देखें तो हमारी राष्ट्रीय सरकार की नीतियों के अनुसार हमारे पाकिस्तान के साथ कभी हम उग्र या एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, कभी हम एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में हम इग्नोर करने की या दूसरी महाशक्तियों के दबाव में आकर हम उसको लंबा हमने कोशिश करी थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वार्ता के माध्यम से ही हम अपनी बातों को, अपने विवादों को सुलझा सकें। लेकिन जब आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देखें, हमने हमेशा एक तरीके से राष्ट्र सरकार या राष्ट्र जो परिस्थितियां हैं, जब राष्ट्रवाद चरम पर होता है तो विदेश नीति भी उसके अनुसार निर्धारित होती है। तो ये हो गई भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब हम ले रहे हैं विदेश नीति की जो हमारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता की हम बात कर रहे हैं गुट निरपेक्ष नीति। भारत ने विश्व में एक नई पहचान इस नीति के आधार पर बनाई। भारत ने ही लीडरशिप लेते हुए दुनिया के समक्ष एक एग्जाम्पल रखा कि न तो हम साम्यवादी गुट में शामिल होंगे, न हम पूंजीवादी गुट में होंगे, न तो हम निष्पक्ष रहेंगे, न हम तटस्थ रहेंगे, बल्कि जो सही है उसका हम साथ देंगे, जो गलत है उसका हम सदैव विरोध करेंगे। तो एक तरीके से हमने दुनिया के ऐसे देशों को प्रेरित किया कि जरूरी नहीं किसी एक गुट में शामिल होना, बल्कि दोनों देशों से, दोनों गुटों के नेताओं से अच्छे संबंध रखते हुए और आपस में भी जो विकासशील राज्य हैं ये भी यदि एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए, तो ये अपनी जो निर्भरता है दूसरे राज्यों पर उसको कम कर सकते हैं। तो भारत की यह विदेश नीति सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही है। शांति की विदेश नीति, भारत शुरू से ही, प्राचीन काल से ही शांति प्रिय देश है और आज भी मानता है कि भारत जो है, यद्यपि हमने 3 युद्धों का हमने इसमें अनुभव किया है, लेकिन एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जब भारत ने स्वयं आगे बढ़कर आक्रमण किया हो। भारत अपनी सुरक्षा में जरूर युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन हमने कहीं भी युद्ध की शुरुआत नहीं की है। हमने हमेशा विवादों को सुलझाने के लिए शांति का ही मार्ग चुना है। तीसरी है मैत्री व सह-अस्तित्व की नीति, यानी कि जियो और जीने दो का सिद्धांत। हमने गांधी का ये सिद्धांत, ये सीख अपने देश की विदेश नीति में शामिल किया है और हम अपने विकास के पैमाने के साथ साथ दूसरों को भी यह आजादी देते हैं कि भाई कोई भी राज्य अपना मार्ग चुनना चाहता है, भारत उसमें दखल नहीं देता। फिर विरोधी गुटों में सेतु बनने की नीति, कि चाहे कोरिया का एग्जाम्पल देखें, चाहे कांगो का देखें, भारत की ऐसी एक नीति रही है कि जब जहां युद्ध टालने के प्रयास में भारत ने हमेशा सकारात्मक भूमिका अदा करी है और यदि कोई राज्यों के बीच में कभी भी विवाद की स्थिति बनी है, भारत ने उसको सुलझाने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य किया है। साधनों की पवित्रता की नीति
कि केवल हमारा साध्य पवित्र नहीं है, हम उस साध्य को प्राप्त करने के लिए भी अपने पवित्र साधनों के माध्यम से, हम अहिंसा के माध्यम से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर पंचशील की विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि 1962 में जब हमने चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ, उस टाइम पर, उससे पहले भारत ने हमेशा संबंधों को सुधारने की, और भारत और चीन हमेशा भाई भाई की उन्होंने नीति अपनाई थी, लेकिन जो आक्रमण हुआ उससे मतलब भारत बहुत ही व्यथित हुआ, और भारत ने पंचशील सिद्धांत के रूप में 5 सिद्धांत दुनिया को ऐसे दिए जो कि सभी के द्वारा प्रशंसनीय माने गए। पहला सिद्धांत है प्रादेशिक अखंडता के लिए परस्पर सम्मान की नीति, यानी कि भारत दूसरे राज्यों के साथ उनकी अखंडता का भी सम्मान करेगा और सभी राज्यों को सम्मान रिस्पेक्ट देगा। दूसरा, अनाक्रमण की नीति, भारत स्वयं कभी भी आगे बढ़कर किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, अहस्तक्षेप की नीति, भारत किसी पर भी किसी राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। समानता व परस्पर लाभ की स्थिति हमेशा हम अपने दूसरे राज्यों के साथ बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, वही जो हमने पिछली उसमें कहा कि हम दूसरे राज्य के साथ भले हमारे विवाद हो, भले हमारा तनाव उनके साथ हो, लेकिन हम सह अस्तित्व की नीति अपनाएंगे। तो ये पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। उसके अलावा है साम्राज्यवाद का विरोध। आज की परिस्थितियों में तो साम्राज्यवाद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत ने भी इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही साम्राज्यवाद को मिटाने में जो भी यूएनओ के माध्यम से भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है, रंग भेद का विरोध किया है, नस्लवाद का विरोध किया है, उपनिवेशवाद का विरोध किया है, ये भारत की विदेश नीति में शामिल रहा है। तो ये हो गई बच्चों भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी 2 भाग हैं, एक है आलोचना और एक है इसकी सफलताएं। आलोचना की हम पहले ले लें। पहली चीज क्या कहते हैं, भारत की विदेश नीति कहा जाता है कि ये अपने राष्ट्र हितों में इतनी सफल नहीं रही है कि भारत जिस तरीके से इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भारत कई बार अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित करने में असफल रहा है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद है, पाकिस्तान को शुरू में भी हमने जिस तरीके से उसका विरोध किया, आज आतंकवाद की समस्या के लिए हम पाकिस्तान के बारे में कई बार दुनिया के सामने सबूत रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम उस समस्या को सॉल्व करने में यूएनओ के माध्यम से हम सफल नहीं हुए हैं। दूसरा कहीं गुट निरपेक्षता हमारी वास्तविक नहीं है। ये आरोप भारत पर लगता है कि भाई कहने को तो सिद्धांत हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झुकाव किसी एक ताकत, एक महाशक्ति के प्रति, पहले सोवियत संघ के प्रति रहा और वर्तमान में अमेरिका के प्रति उसका झुकाव देखा जा सकता है। तीसरा, भारत की जो सबसे बड़ी आलोचना रही है और स्पेशली नेहरू काल में ये आलोचना हुई थी कि भारत अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान करने में विफल रहा है, कि जहां चीन को अपना भाई समझ रहा था तो चीन ने आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ के साथ हम बिल्कुल तटस्थ थे, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसे संकट काल में आके भारत की जो मदद करी और 20 साल तक उन्होंने मित्रता की जो संध्या करी, तो उस टाइम पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अपने शत्रु और अपने मित्र को ना पहचानना, ये हमारी आलोचना रही है। इसके अलावा विदेशी आक्रमण का शिकार है, जैसे मैंने कहा युद्ध तो रहा ही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे छोटे छोटे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, ये भी यदा कदा भारत के साथ कोई ना कोई नकारात्मक ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि भारत को उससे आघात ही पहुंचता है। और लास्ट कहते हैं नीति निर्माण दोषपूर्ण है, कि जो सरकारें हैं उसमें कहा जाता है कि जो भारत की पूर्ववर्ती सरकारें हैं उन्होंने एक तरीके से ऐसी सॉफ्ट स्टेट की इमेज भारत को दे दी कि कोई भी राज्य जो है वो भारत के साथ दखलंदाजी करने से संकोच नहीं करता, जबकि भारत को एक सशक्त राज्य के रूप में, चूंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास वो सारे साधन हैं, उसके पास जनमानस का समर्थन है, वो सैनिक शक्ति के माध्यम से देखें, चाहे आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से देखें, परमाणु शक्ति होने के बावजूद जो है भारत को ये माना जाता है कि एक बहुत ही नरम दिल राज्य है। तो ये एक हमारी नीति निर्माण की बहुत बड़ी आलोचना रही है। अब हम लास्ट पार्ट ले रहे हैं हमारी विदेश नीति की। क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल हम नेगेटिव ही रहे हैं। भारत आज 70-75 साल के बावजूद जो है विश्व नेता के रूप में
अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। और कोई भी राज्य हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, भारत को ये लंबे समय तक इसका इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि भारत की विदेश नीति की कोई उपलब्धियां नहीं है। आज भी एक तीसरी दुनिया के देश के नेता के रूप में भारत ने अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। तो पहली चीज तो हमारी उपलब्धि क्या मानी जाती है कि उस टाइम जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, उस टाइम पर भारत जो है उसने दोनों गुटों का समर्थन प्राप्त किया। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज से वंचित हुए, उल्टा हमें दोनों से ही लाभ की स्थिति मिली। ये एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। दूसरा, तीसरी दुनिया के नेता के रूप में पहचान बनी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जो नाइस गुट में शामिल हुई, नाउस गुट में शामिल हुई, भारत इसका एक बहुत प्रमुख नेता, एक विकासशील राज्य के रूप में, विकासशील देशों के नेता के रूप में उभर कर आया। और इसे दुनिया के सामने दक्षिण दक्षिण संवाद के माध्यम से कैसे विभिन्न विकासशील राज्य एक दूसरे का सहयोग कर कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं, ये भारत की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इसके अलावा वर्तमान की परिस्थितियों में कहें तो आज हम भारत क्या कहता है कि साहब हमको यूएनओ की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हम उसके दावेदार बनकर उभर कर आए हैं कि इस यूएनओ के सुरक्षा परिषद में वर्तमान में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। आज की तारीख में G4 संगठन, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत, इन चारों ने एक मांग उठाई है कि भाई भारत को, हम चारों को जो है यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। और भारत की जो सरकारें हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे हो, चाहे वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हम हमेशा इसके लिए हम कहते हैं कि साहब हमारे पास भी परमाणु शक्ति संपन्न है, हम भी मानव संसाधन के रूप में वर्ल्ड की नंबर 2 कंट्री हैं। ऐसे सारे हमारे पास साधन है जिससे कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी, इस स्टेज पर आना भी अपने आप में एक उपलब्धि मानी जा सकती है। और लास्ट के गरीबी और अज्ञानता और अनेकों समस्याओं के बावजूद भारत विश्व की 6ठी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया है। ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, जिस कारण भारत की एक पहचान, एक शक्ति संपन्न राष्ट्र जिसको कि आसानी से दबाया नहीं जा सकता, जिस पर आक्रमण करने से पहले कोई भी देश जो है वो 100 बार सोचेगा। तो इस परिस्थिति में आना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।